गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल के लेक्चर में हमने क्लास 11 फिजिक्स के जो चैप्टर नंबर 4 है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन उसको स्टार्ट किया था, जिसमें हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के ऊपर डिस्कशन किया था। उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी हमने स्टडी की थी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इम्पल्स के बारे में कि इम्पल्स जो इम्पल्सिव फोर्स होता है वो क्या होता है। एंड आफ्टर दिस हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। फिर हम देखेंगे व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की जो थर्ड लॉ थी वो अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन वाली, वो लॉ भी हम इस वीडियो के अंदर आज कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स है वो भी डिस्कस करेंगे। तो अपना जो इम्पल्स जो होता है, फर्स्टली जो अपना टॉपिक है इम्पल्स। तो इम्पल्स यहाँ पे क्या होता है, इम्पल्स एक फिजिकल क्वांटिटी ही है, ये एक टाइप से इफेक्ट है। ठीक है, इम्पल्स एक टाइप से अफेक्ट, एक प्रभाव को इम्पल्स बोला गया है यहाँ पे कि जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, वो फोर्स तो बहुत लार्ज अमाउंट में है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है, लेकिन वो थोड़ी से टाइम इंटरवल के लिए लग रहा है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा बड़े फोर्सेस, बहुत ज्यादा लार्ज फोर्सेस वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, देन जो फोर्स का जो अफेक्ट होता है उसी को क्या बोला जाता है, इम्पल्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि मान लो कोई व्यक्ति या पर्सन जा रहा है और आगे से ट्रक आ रहा है। ठीक है, ट्रक ने क्या मारी, कोलिजन हुआ पर्सन और उसका ट्रक का, तो उसको टक्कर लगी। तो टक्कर लगने से क्या आएगी, चोट। ट्रक ने उसके ऊपर फोर्स लगाया जिसकी वजह से उसको चोट लग गया। ठीक है, तो फोर्स बहुत बड़ा था लेकिन थोड़े से टाइम के लिए था। तो ऐसे अफेक्ट को क्या बोला जाता है, इम्पल्स बोला जाता है। ऐसे अफेक्ट को क्या बोलेंगे अपन, इम्पल्स बोलेंगे। तो इम्पल्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि इम्पल्स एक प्रकार का अफेक्ट होता है जब बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स अप्लाई होता है और वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है। ऐसे अफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। समझ गए। अब वो फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अपन इसको जे से डिनोट करेंगे। ओके, जे से इसको डिनोट किया जाता है। और ये जो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है एफ इंटू डेल टी, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। कितना फोर्स अपन लगा रहे हैं और कितने टाइम इंटरवल के लिए लगा रहे हैं, उसको हम इम्पल्स का फॉर्मूला बोल देते हैं। ठीक है, कि टर्क ने उस पर्सन पे कितना फोर्स लगाया मल्टीप्लाई बाई कितने टाइम इंटरवल के लिए लगाया है, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स बोल देंगे। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला है या डेफिनेशन है, कैसे डिफाइन करेंगे, द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स is the product of the average force F and the time interval del t during with the force act। जो फोर्स है, एवरेज फोर्स है, और जो टाइम इंटरवल है, जिस टाइम इंटरवल पे वो फोर्स अप्लाई हुआ है, उन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, अपना इम्पल्स कहलाता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स एंड इट इज डिनोटेड बाई जे। फिर अगला पॉइंट है, इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अपना जो इम्पल्स रहता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी रहती है। इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मींस इस जो इम्पल्स है इसकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस इसका डायरेक्शन भी होगा। इम्पल्स का डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होगा, फोर्स वाला डायरेक्शन। ठीक है, तो ये फोर्स के कारण ये इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फोर्स की भी डायरेक्शन होती है ना, तो इस टाइप से इम्पल्स की भी डायरेक्शन होती है। इम्पल्सिव फोर्स भी बोला जाता है इसको। डायरेक्शन इज सेम है द एवरेज फोर्स डायरेक्शन। ठीक है, जो डायरेक्शन फोर्स की रहती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, एवरेज फोर्स लगता है, वही डायरेक्शन अपना क्या रहेगा, इम्पल्स का रहेगा। तो इम्पल्स की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी किस डायरेक्शन के, फोर्स वाली डायरेक्शन के। अब इसके एसआई यूनिट और डायमेंशन की बात हम खुद कर सकते हैं। कैसे, अगर अपने को किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो हम उसके एसआई यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो एफ इंटू डेल टी होता है, फोर्स इंटू टाइम। तो अब इसका अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, इम्पल्स की ऐसा यूनिट की बात करें, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, लवली, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। ठीक है, एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, सेकंड। तो न्यूटन सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन सेकंड होगी।
सेकंड, अगर आपको इसके डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर बात की जाए, डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर फॉर्मूला पता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर ही सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2। क्या टाइम का क्या होता है? टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t होता है, क्योंकि टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है इसलिए। तो इसका इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? m1 l1 t माइनस 1। तो m1 l1 t माइनस 1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। तो ये चीजें इम्पल्स के बारे में थी। इम्पल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि इम्पल्स एक टाइप का इफेक्ट है जो कि किन फोर्सेस की वजह से आता है कि लार्ज फोर्स, बहुत ज्यादा बिग अमाउंट में फोर्स थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अप्लाई होते हैं तो इस इफेक्ट को ही क्या बोला जाता है? इम्पल्स बोला जाता है। एंड हम इम्पल्स को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड द टाइम इंटरवल। जिस टाइम इंटरवल में वो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का उस टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है? अपना इम्पल्स कहलाता है। उसके बाद हमने देखा कि इम्पल्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी जिस डायरेक्शन में एवरेज फोर्स रहेगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में अपना इम्पल्स रहेगा। उसके बाद मैंने फॉर्मूला लिख दिया, एसआई यूनिट हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट कर ली, डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मोमेंटम। अपन ने 2-3 दिन पहले मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, 2-3 लेक्चर पहले, ठीक है। मोमेंटम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम उस चीज को कि मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड मोमेंटम। उसको मैंने मोमेंटम बोला था, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा है इम्पल्स के बारे में। तो यहाँ पे एक मोमेंटम में और इम्पल्स में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। उस रिलेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। क्यों स्टडी करना है उस रिलेशन को? क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जो कि इस रिलेशन से डायरेक्ट सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो यही रहेगा, रिलेशन बिटवीन linear momentum and impulse। ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स, इसके बिटवीन क्या रिलेशनशिप है ये देखेंगे, ठीक है। अपने को पता है फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है अपने को? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या था? व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन? फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल पी अपॉन डेल टी या डी पी अपॉन डी टी। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का सेकंड लॉ था। फ्रॉम हेयर डेल पी की क्या वैल्यू होगी? यहाँ से डेल पी का क्या वैल्यू हो जाएगा? यहाँ से फोर्स इंटू डेल टी। ये बात आप लोगों को समझ आई? यहाँ से डेल पी का क्या वैल्यू हो जाएगा? फोर्स इंटू डेल टी, ठीक है।
अब ये किसका फॉर्मूला पढ़ा है हमने अभी अभी, फोर्स इंटू डेल टी, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल किसका फॉर्मूला पढ़ा अभी अभी, इम्पल्स का। तो यहाँ से डेल पी किसके इक्वल आ रहा है, डेल पी किसके इक्वल आ रहा है, इम्पल्स के इक्वल आ रहा है। डेल पी किसके इक्वल आ गया, इम्पल्स के इक्वल आ गया। दैट मीन्स इम्पल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन, इम्पल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम को अपन इम्पल्स बोल सकते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल्स टू, इम्पल्स किसके इक्वल आ गया अपना, इम्पल्स आ गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल। ठीक है, तो इम्पल्स जो आ गया वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल आ गया। ठीक है, अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम सोल्व करके लिखें, चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज, मास इनटू इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अपना इम्पल्स कैसे डिफाइन हो जाता है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोनों फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले, यहाँ पे 3 फॉर्मूले अपन ने पढ़े, कौन कौन से, इम्पल्स का एक तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि जे जो होता है वो फोर्स इंटू डेल टी के इक्वल होता है। ठीक है, जो इम्पल्स होता है वो फोर्स इंटू टाइम इंटरवल के इक्वल होता है। सेकंड हमने पढ़ा कि इम्पल्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल भी आता है, जिसको हमने ऐसे डिफाइन कर दिया। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लिए गए यहाँ पे, एग्जाम्पल 10। इसमें क्या पूछा है, बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिटेक्ट करने का ट्राई करना, ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक बैट्समैन है, वो एक बॉल है उसको हिट करता है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉलर ने उसको थ्रो किया था, उस बॉलर वाली डायरेक्शन में ही वो क्या करता है, बैट्समैन उसको बॉल को हिट करता है। सेम इनिशियल जो स्पीड है वो सेम है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि ये अपना बैट्समैन है, यहाँ पे ये बैट्समैन है, ये बॉलर है। ठीक है, तो इसने बॉल, पहले बॉलर ने इसको फेंकी होगी, तभी तो इसने बैट से इसको हिट किया होगा। तो उसने बताया जो इनिशियल स्पीड है वो सेम है। दैट मीन्स इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है, 12 मीटर पर सेकेंड। तो अपनी इनिशियल स्पीड यहाँ से कितनी है, इनिशियल स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसी स्पीड के साथ वो जो है बैट से उस बॉल को हिट कर रहा है। दैट मीन्स फाइनल स्पीड भी क्या हो जाएगी, 12 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में क्या बताया, फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड सेम बताया है। ठीक है, लैंग्वेज समझ आ रही है क्वेश्चन की, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड सेम बताया, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। क्यों, क्योंकि वो बॉल को इस डायरेक्शन में फेंक रहा था, लेकिन बैट्समैन ने हिट करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको हिट किया है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपन माइनस के सिंबल से इस चीज को इंडिकेट करते हैं। समझ गए। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी है अपने पास, फाइनल वेलोसिटी है, उसके बाद आपसे क्या पूछा है, इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.15 किलोग्राम, अगर बॉल का जो मास है वो अपने पास 0.15 किलोग्राम हो, डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। तो अपने को इम्पल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो उस बॉल के ऊपर इम्पार्टेड हुआ है, उस बॉल के ऊपर जो इम्पल्स लगा है उसका वैल्यू अपने को क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अपने पास मास है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है, कैलकुलेट अपने को क्या करना है, जे का वैल्यू, इसका वैल्यू, जे का वैल्यू। अब जे का वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। कैलकुलेशन तुम खुद करोगे, अपने को पता है जे किसके इक्वल होता है, एफ डेल टी।
उस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज नहीं है क्योंकि अपने पास फोर्स नहीं है और ना ही टाइम इंटरवल है। अभी अभी 3 फॉर्मूले बताए मैंने जे के। ये वाला नहीं लग जाएगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से जे का क्या वैल्यू आ जाएगा, मास है 0.15 किलोग्राम, बी का क्या वैल्यू है -12, यू का क्या वैल्यू है -12। सोल्व करके बताओ, 0.15 इंटू -24, 0.15 इंटू -24, कैलकुलेट करके बताओ। टू 2.6 तो नहीं आएगा, 3.6 आएगा, माइनस में आएगा। ये विजिबल नहीं है क्या? तो जो अपना इम्पल्स आया है वो -3.6, कितना -3.6, एंड व्हाट इज ऐसा यूनिट, और इस वाले फॉर्मूले से मास इनटू वेलोसिटी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक, ठीक है। कैसे निकाला मैंने, मास इनटू वेलोसिटी है यहाँ पे, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो इतना किलोग्राम मीटर पर सेकंड कैसे। तो बॉल के ऊपर जो मोमेंटम सॉरी जो इम्पल्स इम्पार्ट हुआ है वो इतना हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए प्लेयर ब्रिंग्स ए बॉल ऑफ मास 250 ग्राम्स। अब ग्राम्स में है तो उसको किलोग्राम्स में चेंज करना है, ठीक है। तो अपना जो मास क्या आएगा, मास 250 ग्राम दे रखा है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम में 0.25 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंड मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है 100 सेंटीमीटर पर सेकंड टू रेस्ट, और फिर बाद में वो जो बॉल है वो रेस्ट में आ जाती है। तो अपने इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 ही होते हैं, तो इसमें 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। उसके बाद ये रेस्ट में आ रही है, रेस्ट में आ रही है, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। क्वेश्चन में बता रहा है इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 0.5 सेकंड, अपने पास तो टाइम इंटरवल भी दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू 0.5 सेकंड, फाइंड द एक्टिंग इम्पल्स एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर ऑन द बॉल। क्या पूछा अपने पास, इम्पल्स की वैल्यू पूछी है एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर ऑन द बॉल, कि जो प्लेयर ने बॉल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया है वो कैलकुलेट करना है, इम्पल्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और जो प्लेयर ने बॉल पे जो फोर्स अप्लाई किया है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करो, पहले इम्पल्स निकाल लो, इम्पल्स से अपना फोर्स आ जाएगा। अब इम्पल्स निकालने के लिए अपने को 3 ही चीजें चाहिए, मास, इम्पल्स कैलकुलेट करने के लिए अपने को 3 ही चीजें चाहिए, कौन कौन सी, मास, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मास अपने पास 0.25 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 1 है, तो इम्पल्स कितना आ जाएगा -0.25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट है, नहीं है। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है फोर्स, अब फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स आ रहा है 0.5,
इम्पल्स का वैल्यू आया ये तो। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है अपना जे का वैल्यू होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का वैल्यू होता है जे अपॉन डेल टी। जे का वैल्यू यहाँ से -0.25 और टाइम का वैल्यू कितना? टाइम कितना दे रखा है? 0.5। -0.5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। आपने 0.25 बोला था, ठीक है। तो इसको आप एक बार अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। इतना न्यूटन, न्यूटन इसकी यूनिट आपको पता ही है, SI यूनिट न्यूटन है। नेक्स्ट चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। A 0.05 kilogram ball collides to a wall in the vertical direction with a velocity 40 मीटर पर सेकेंड। क्या बताया है? एक बॉल है जिसका मास 0.05 किलोग्राम दे रखा है। बॉल का मास अपने पास 0.05 किलोग्राम दे रखा है। वो एक बॉल से कोलाइड करती है इन द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी के साथ? 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ, एंड रिबाउंड्स बैक इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बॉल है वो बॉल से कोलाइड करती है कौन सी वेलोसिटी के साथ? 40 मीटर पर सेकेंड के साथ। और फिर क्या करता है? रिबाउंड्स बैक इन अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में बैक की तरफ आता है विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड के साथ। कैलकुलेट द इम्पल्स इंपोर्टेड बाय द बॉल टू द वॉल। ठीक है, तो अपना क्या पूछा है यहाँ पे? जो इम्पल्स इम्पार्टेड बॉल के द्वारा कितना इम्पल्स लगा है वॉल पे। ठीक है, बॉल के द्वारा वॉल पे कितना? बॉल और वॉल मतलब दीवार पे कितना इम्पल्स लगाया है बॉल ने, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बॉल है उसने कितना इम्पल्स लगाया है। दीवार ने नहीं पूछा कि दीवार उसके ऊपर कितना फोर्स या इम्पल्स लगा रही है, बॉल उसके ऊपर कितना इम्पल्स लगा रही है, ये पूछा है। समझ गए? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अपने पास मास 0.05 किलोग्राम दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? इनिशियल वेलोसिटी दे रखी 40 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी दे रखी है? फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। अब अपोजिट डायरेक्शन में माइनस नहीं करोगे क्या इसको? अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस तो करोगे तुम, इसको माइनस करोगे। ठीक है, अब निकालना है अपने को इम्पल्स कैलकुलेट करो। अपने को पता है इम्पल्स का फॉर्मूला मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मास है 0.05, फाइनल 30, इनिशियल 40। सॉल्व करो इसको, कैलकुलेट करो, बातें नहीं। बताओ इसको कैलकुलेट करके क्या है? 1 साइड क्या होता है? -3.5। तो अपना इम्पल्स 3.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ रहा है, लेकिन ये तो क्या आ रहा है? ये अपना आंसर नहीं है। ये कौन सा इम्पल्स आ रहा है? ध्यान से सुन लो सभी, ये कौन सा इम्पल्स आ रहा है? जो बॉल पे लगा रही है वो वाला नहीं आ रहा, जो बॉल जो लगा रही है, बॉल जो फोर्स इंपल्सिव फोर्स लगा रही है बॉल पे, वो आ रहा है। अपने को कैलकुलेट क्या करना है? बॉल कौन सा लगा, बॉल जो इंपल्स लगाएगी वो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो अपने पास जो
पूछा क्या है यहाँ पे, ये पूछा है कि जो बॉल है वो कितना इम्पल्स इम्पार्ट कर रही है, वो पूछा है। तो यहाँ पे बॉल का -3.5 आया है, लेकिन बॉल का पूछेंगे, बॉल मीन्स दीवार, दीवार का इतना आया है, बॉल कितना इम्पल्स इम्पार्ट करेगी, वो हो जाएगा +3.5। ठीक, उसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। नेक्स्ट, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 14, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट अपने को स्टडी करना पड़ेगा, एक टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। अपन ने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम p वेक्टर से डिनोट करते हैं, उसको बोला जाता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब अपना जो टॉपिक रहेगा वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्या मतलब है यहाँ पे, इससे पहले आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ होगा क्लास 10 तक, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि एनर्जी को क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से लीनियर जो मोमेंटम है ना, वो भी कंजर्व रहेगा। इसका मतलब इनिशियल जो मोमेंटम है ना, वो फाइनल मोमेंटम के बराबर रहेगा, इक्वल, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाती तब, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्या मतलब है कि जो लीनियर मोमेंटम रहता है वो कंजर्व रहता है, वो खराब नहीं होता, ना ही तो उसको बनाया जा सकता, ना ही वो वेस्ट जाता कहीं पे। तो वो अगर खराब ही नहीं होगा तो जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम था वो किसके इक्वल होगा, फाइनल लीनियर मोमेंटम के, ठीक है। हमेशा क्या रहता है, इनिशियल जो लीनियर मोमेंटम है वो फाइनल लीनियर मोमेंटम के इक्वल रहता है, जब तक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मैंने क्या बताया है, मैं एक बार डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। Initial linear momentum is equals to final linear momentum. इनिशियल लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए, फाइनल लीनियर मोमेंटम के इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। अपन टू ऑब्जेक्ट्स का केस लेते हैं, अपने पास दो ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपनी ये है, सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ गए। मान लेते हैं इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की वो u1 है एंड इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, v1 है। इसी प्रकार से इसकी इनिशियल वेलोसिटी अपन u2 मान लेंगे और फाइनल वेलोसिटी क्या मान लेंगे, v2 मान लेंगे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u1, फाइनल वेलोसिटी v1, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u2, फाइनल वेलोसिटी अपन ने मान ली v2, समझ गए। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इस ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर ऑब्जेक्ट ए, इसको ए नाम दे दो, फॉर ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, अपन मान लेते हैं उसको मैं P1 से डिनोट कर रही हूँ, उसको P1 से डिनोट कर रही हूँ, P1 वेक्टर, तो क्या हो जाएगा अपना m v1, सॉरी इनिशियल है तो u, m u1। ये बात समझ आई, आ गई ये वाली बात समझ। कि ऑब्जेक्ट ए के लिए जो इनिशियल मोमेंटम लीनियर मोमेंटम रहेगा वो mu1, अगर ऑब्जेक्ट का मास m है, उस ऑब्जेक्ट का मास भी m है तब, ठीक है। अगर हम फाइनल लीनियर मोमेंटम की बात करें, फाइनल मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट ए, उसको मैं डिनोट करती हूँ P2 से, वो क्या हो जाएगा m v1,
क्या हो जाएगा m v1, समझ गए। v1 इज द फाइनल वेलोसिटी, u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी। वो तो सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए है ना, अपन फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ये सेकंड लीनियर मोमेंटम है, फाइनल लीनियर मोमेंटम। चलो इसको कंफ्यूजन में ना हो कि अपन p1 डैश मान लेते हैं, ठीक है, p1 डैश मान लो। p1 डैश इज द फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ओके। इसी प्रकार से अपन ऑब्जेक्ट बी के ऊपर बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट बी का जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, इनिशियल मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट के लिए, ए ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा, p2 इज इक्वल्स टू m u2, समझ रहे हो, p2 इज इक्वल्स टू m u2। इसी प्रकार से फाइनल मोमेंटम ऑफ फॉर ऑब्जेक्ट बी, उसको हम p2 डैश से डिनोट कर रहे हैं, वो क्या रहेगा m v2, ठीक है। अब मान लो हम यहाँ पे कोई फिनोमिना करवा रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड हो रही है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकरा रही है, ठीक है, टकरा के बाद में रेस्ट पे आ जाएगी, कैसे भी किसी पोजीशन पे आओ, ठीक, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम मैंने p1 माना है, सेकंड का p2 माना है, ठीक है। फिर मान लो ये कोलिजन कर रही है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि आफ्टर कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम है वो सेम रहेगा बिफोर कोलिजन, ठीक है। मैं आपको फिर समझाती हूँ एक बार कि अपनी दोनों ऑब्जेक्ट थी, ये दोनों ऑब्जेक्ट थी, ये एक दूसरे से क्या करवा रही है, कोलिजन करवा रही है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले जो लीनियर मोमेंटम है वो किसके इक्वल रहेगा, कोलिजन के बाद जो लीनियर मोमेंटम होगा उसके इक्वल रहेगा, ठीक है। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन मीन्स टक्कर, कोलिजन मीन्स होता है टक्कर। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये सारी चीजें अप्लाई करते हैं। पहले अगर हम टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कैलकुलेट कर ले और बाद वाले के इक्वल रख दे तो क्या आएगा, कोई डाउट है सुहानी, नहीं है। ये सारी चीजें आप नोट्स में उतार लीजिए, उसके बाद हम इसको एक एग्जांपल से स्टडी करेंगे, वो समझ आएगा। तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। इनिशियल लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल रहेगा, ऑलवेज फाइनल लीनियर मोमेंटम के। लीनियर मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। लीनियर वेलोसिटी जब अपन वन डायमेंशनल मोशन करते हैं या एक इन प्लेन में मोशन करते हैं, तब जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की उसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। जब हम रोटेशनल मोशन करने लग जाते हैं, जैसे पंखा रोटेट कर रहा है या अपन किसी झूले पे रोटेट करने वाले झूले पे बैठे हैं, तो देन अपनी जो वेलोसिटी होती है उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, और उस टाइम अपना जो मोमेंटम होता है उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जब अपन चैप्टर क्या क्या
पूछो क्या डाउट है। एंगुलर अभी आया नहीं है, अपन चैप्टर 5 जब रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे 5th, ठीक है, इसको खत्म होने के बाद जो अपना 5th जो चैप्टर आएगा उसमें सारी चीजें रोटेशनल मोशन से रिलेटेड होगी। अब तो बिल्कुल इजी चल रहा है अपना, लीनियर लीनियर लीनियर, मतलब लीनियर वे में अपन मोशन कर रहे हैं, गाड़ी स्ट्रेट चल रही है एकदम, ठीक है, उधर चल रही है इधर, आगे रोटेट करने लग जाएगी ड्रिफ्ट मारे, ठीक है, समझ गए। इसका एक एग्जांपल ले, इसका एप्लीकेशन देखें, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये चीजें आपको समझ तो आ गई होंगी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कि जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है वो फाइनल लीनियर मोमेंटम के इक्वल रहेगा, ये होता है। अब आपने बंदूक तो सब लोगों ने देखी होगी, ये पिस्टल चलाई भी है। अब बनाऊं कैसे, समझ जाना, ठीक है, ये अपनी पिस्टल है, ठीक है, आप समझ गए, ये अपनी पिस्टल है। पिस्टल, पिस्टल में क्या होती है, लो गया, ठीक है, तो ये अपनी पिस्टल है। पिस्टल का जो मास है वो मैं मान लेती हूँ कैपिटल एम है, इस पिस्टल का जो मास है वो कैपिटल एम है। अब इस पिस्टल के पास बुलेट भी होगी, कि बुलेट जो गोली आती है इसके अंदर वो भी होगी, इसमें है, ठीक है, उसका मास मैं मान लेती हूँ स्मॉल एम, उसका मास मैंने मान लिया स्मॉल एम, ठीक है। अब होता क्या है, अब मान लो कि मैंने गोली बुलेट फायर नहीं की है अभी, है ना, वो पिस्टल के अंदर ही है, तो अगर मैंने फायरिंग नहीं की है, इन दैट कंडीशन जो अपना गन है वो पिस्टल लिया है और जो ये बुलेट है ये दोनों रेस्ट पोजीशन पे है, दैट मीन्स इन दोनों की जो वेलोसिटी रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी 0, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो 0 रहेगी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0, मास इनटू वेलोसिटी तो होता है, इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा, गन का भी और बुलेट का भी क्या रहेगा, 0, इनिशियल मोमेंटम भी 0 रहेगा। अब बात करते हैं, हमने फायरिंग कर दी, फायरिंग करेंगे तो आपको पता है फायरिंग कैसे की जाती है, आपने करके नहीं देखी होगी, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया तो होगा कि फायरिंग करने के बाद मान लो जो बुलेट अपन ने ली है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी आएगी, उस फाइनल वेलोसिटी को मैं मान लेती हूँ v, उस फाइनल वेलोसिटी को v, ठीक है। अब मुझे गन का फाइनल वेलोसिटी बताओ, गन का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, उसका भी v, वो तो पीछे होगा, वो पीछे होगा, उसी वेलोसिटी के साथ पीछे होगा, जिस वेलोसिटी के साथ ये गोली निकलेगी यहाँ से उसी वेलोसिटी के साथ अपना गन पीछे होगा, उसको रिकॉइलिंग वेलोसिटी बोलते हैं। हाँ, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, उसकी जो वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी। तो टोटल फाइनल वेलोसिटी अपना क्या हो जाएगा, टोटल फाइनल वेलोसिटी अपना हो जाएगा टोटल फाइनल वेलोसिटी, टोटल फाइनल वेलोसिटी होएगा v माइनस वी, टोटल तो 0 है, टोटल फाइनल वेलोसिटी तो 0 है यहाँ पे, ठीक है, v माइनस वी करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है, लेकिन टोटल फाइनल मोमेंटम की यहाँ पे बात करें, टोटल फाइनल मोमेंटम की बात करें तो टोटल फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा एम वी माइनस एम वी,
ये माइनस में था, कैपिटल एम इसका मास था, स्मॉल एम इसका मास था, ठीक है। तो यहाँ से v कॉमन निकालेंगे, एम कौन v तो दोनों कैपिटल है तो मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन। v तो सेम ही रहेगा ना, रिकॉइलिंग वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी के साथ तो ये अपना गन पीछे जाएगा, जिस वेलोसिटी के साथ अपना वो बुलेट निकलेगा, फायरिंग होगी, सेम रहेगा वेलोसिटी। तो अब क्या यहाँ पे एप्लीकेशन क्या होता है, अगर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर अप्लाई करेंगे तो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। बिफोर जो मोमेंटम था वो किसके इक्वल आया है, आफ्टर के, तो बिफोर कितना है, जीरो। बिफोर मोमेंटम तो जीरो है क्योंकि रेस्ट पोजीशन पे थी अपनी बुलेट और गन, तो आफ्टर, आफ्टर जीरो कैसे है, आफ्टर ये वाला है, आफ्टर क्या है, ये वाला है, तो अपना क्या रहेगा, वी एम माइनस एम किसके इक्वल आया है, जीरो के इक्वल आया है, एम वी माइनस एम वी इज इक्वल्स टू जीरो। समझ गए, क्या सेम होगा, सेम आने का मतलब ये कि रहेगा, कंजर्व रहेगा मतलब सेम रहेगा, सेम रहना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एप्लीकेशन भी पढ़ ली, लीनियर मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा, उसमें क्या देखा हमने कि जो लीनियर मोमेंटम रहता है वो कंजर्व रहता है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम हमेशा इक्वल होगा फाइनल लीनियर मोमेंटम के, ठीक है। उससे पहले हमने इम्पल्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज की क्लास यही पे अपन ओवर करते हैं, कल के लेक्चर में हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन